सर याद आ गया? तो कोई बात नहीं बेटा, इंपल्स से रिलेटेड कुछ थ्योरी तो वहां हो चुकी है, लेकिन इंपल्स की कंप्लीट थ्योरी अब होगी। दरअसल इंपल्स जो है, अब मैं आपको बोल रहा हूं, इंपल्स चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम है। इंपल्स और कुछ है ही नहीं, चेंज इन मोमेंटम। यदि मेरी बॉडी में मोमेंटम में चेंज हुआ तो मैं कहूंगा आई हैव एक्सपीरियंस्ड सम इंपल्स। यदि मेरी बॉडी में मोमेंटम चेंज नहीं हुआ तो देयर इज नो इंपल्स। तो इंपल्स न्यूमेरिकल के लिए बता रहा हूं, ये सब बातें वहां नहीं करी गई थी फर्स्ट यूनिट में। इंपल्स और कुछ नहीं, चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम है मेरे बेटा। लेकिन आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा पी अपॉन टी इंटू टी। भाई मैंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया, टी से डिवाइड कर दिया, और डेल्टा पी अपॉन टी तो फोर्स होता है, तो इंपल्स है फोर्स इंटू टाइम। इस तरह से इंपल्स का फॉर्मूला हमें मिला, वो फॉर्मूला है इंपल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। क्या है मेरे बेटा? इंपल्स फोर्स इंटू टाइम। अब मेरे बेटा यहां से एक चीज निकल के आती है जो पहले भी डिस्कस हुई है, अब डिटेल में डिस्कस होगी, कि फोर्स होता है इंपल्स। आज का लेक्चर सबसे आसान लेक्चर है, चैप्टर अब धीरे धीरे एकदम चढ़ जाएगा ऊपर। फोर्स हो गया इंपल्स इम्पल्स अपॉन टाइम। बेटा अभी आप लोग प्लीज माइक बंद रखिए, वो फिर इंटरफेयर होने लगेगा। तो फोर्स हो गया इंपल्स अपॉन टाइम। एक बार जल्दी से बताइए बेटा, इंपल्स क्या है? मेरे को मत बताओ अभी, इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम। मैंने टी से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, डेल्टा पी अपॉन टी होता है फोर्स, तो इंपल्स का दूसरा फॉर्मूला है फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स हो जाता है इंपल्स अपॉन टाइम, यानी कि फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। जिस फिनोमेना में टाइम ज्यादा लगेगा उसमें फोर्स कम डेवलप होगा, और जिस फिनोमेना में टाइम कम लगेगा उसमें फोर्स ज्यादा डेवलप होगा। यदि वही घटना ज्यादा समय में घटित हो तो फोर्स कम लगेगा, अभी सबके एग्जाम्पल आएंगे। और यदि वही प्रोसेस कम टाइम में हो जाए तो फोर्स ज्यादा लगेगा। जहां पर हमें फोर्स कम करना होता है वहां टाइम को बढ़ाते हैं। कैसे? अब जरा दो चार एग्जांपल देखिए, और जिन्होंने पहले कर रखा है वो रिवाइज करिए। आप जानते हो कि जब कभी हम ऊंचाई से गद्दों पर कूदते हैं तो हमें दर्द नहीं होता, नहीं तो हो सकता है। मेरे बेटा एक आदमी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग पर खड़ा हुआ है, नीचे हमने फोम के गद्दे लगा रखे हैं बहुत मोटे मोटे। ये आदमी ऊपर से कूदा, इसे चोट भी नहीं लगी, ये उठ करके चला गया। क्यों? क्योंकि जब ये गद्दों पर कूदा तो गद्दे पहले तो दबे और फिर खुले। पहले गद्दा दबता है आदमी के झटके से और फिर खुलता है, तो दबने और खुलने में इसने काफी टाइम ले लिया। और क्योंकि गद्दे ने दबने और खुलने में काफी टाइम ले लिया, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, तो इस आदमी पर फोर्स कम लगेगा, ये चोट कम लगेगी। हल्का फुल्का तो फोर्स लगेगा लेकिन कम। अब क्या हुआ, ये आदमी छत पे से कूदा, मैं सारे गद्दे लेके भाग गया। अब क्या हुआ, ना कुछ दबा ना खुला, जो भी होना है एक झटके में हो गया, जमीन पे टकराते ही हो गया। तो इस बार ना दबने में समय बर्बाद हुआ ना खुलने में समय बर्बाद हुआ, जो भी हुआ टकराते ही तुरंत हो गया। यानी इस बार दबने और खुलने में टाइम बर्बाद नहीं हुआ, तो प्रोसेस में टाइम कम लगा। और यदि टाइम कम लगेगा तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, खोपड़ी ओपड़ी खुल जाएगी इसकी। दबने में टाइम जो लगता है वो हमारे लिए फायदेमंद है, फोर्स कम लगता है। आपकी गाड़ियों में शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, शॉकर जिन्हें बोलते हैं। आप यदि बाइकें देखोगे तो ये जैसे टायर है तो यहाँ शॉकर होते हैं। शॉकर दो तरह के आते हैं, स्प्रिंग वाले शॉकर भी आते हैं, ऑयल वाले शॉकर भी आते हैं। इससे फायदा क्या होता है, यदि रास्ते में कहीं गड्ढा आ गया तो जैसे ही टायर गड्ढे में जाता है तो शॉकर कंप्रेस हो जाता है, शॉकर दब जाता है, फिर धीरे धीरे खुल जाता है। तो हमारी बाइक गड्ढे में गई, टायर गड्ढे में गया, पहले शॉकर दब गया, फिर शॉकर खुल गया,
दबने और खुलने में उसने काफी समय ले लिया, और यदि समय ज्यादा ले लिया, टाइम ज्यादा ले लिया, तो फोर्स कम लगा, तो ऊपर बैठे आदमी को कम झटका लगेगा, कम फोर्स लगेगा, क्योंकि शॉकर पहले दबा और फिर खुला। अब यदि मैं शॉकर ना लगाऊं, कोई ऐसी चीज ना हो जो दबे या खुले, जो कंप्रेस हो, तो फिर क्या होगा? खड़ाक से झटके में गया, फड़ाक से बाहर आ गया, ना कुछ दबने में समय वेस्ट हुआ, ना खुलने में समय वेस्ट हुआ, तुरंत अंदर तुरंत बाहर। तो टाइम इस घटना में बहुत कम लगा, और यदि टाइम कम लगेगा तो फोर्स बहुत ज्यादा लगेगा, यह आदमी बहुत ज्यादा फोर्स महसूस करेगा, झटका महसूस करेगा। आपने देखा होगा जो फ्रिज टीवी वगैरह की पैकिंग होती है, फ्रिज टीवी वगैरह की पैकिंग होती है, वो थर्माकोल में करी जाती है। आप जानते हो थर्माकोल कंप्रेसिबल ऑब्जेक्ट है, कंप्रेस हो जाता है। तो यदि फ्रिज हमने थर्माकोल में पैक कर रखा है और थोड़ी बहुत ऊंचाई से जमीन पर गिर गया, थोड़ी बहुत का मतलब आधा 1 मीटर से, ये नहीं कि तीसरी मंजिल से डाल दो कि थर्माकोल लगा हुआ है, थोड़ी बहुत ऊंचाई से जमीन पर गिर गया तो थर्माकोल दब जाता है, और फिर थर्माकोल खुल जाता है, दोबारा अपनी शेप में आ जाता है। तो दबने और खुलने में वो टाइम वेस्ट कर देता है, ज्यादा टाइम लग जाता है, और टाइम ज्यादा लग जाता है तो फोर्स कम लगेगा, टीवी के ऊपर झटका कम लगेगा, और टीवी या फ्रिज सेफ रहेगा। अब सोचो, यदि मैं इसे लोहे से, आयरन से पैक करता, ये भी आयरन, ये भी आयरन, ये भी आयरन, ये भी आयरन, ना कोई चीज कंप्रेस होने वाली है ना खुलने वाली है, और ये फ्रिज या टीवी जमीन पर गिर जाता, ना कुछ दबता ना कुछ खुलता, जो होता टकराते ही हो जाता फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो क्योंकि टाइम बहुत कम लगा, ना दबा कुछ ना खुला, तो टाइम बहुत कम लगा, तो फोर्स ज्यादा लग गया, फोर्स ज्यादा लग गया तो ये टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल और दे दूं, जो ये मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, ये बड़े बड़े लकड़ी के पीस को हाथ मार के तोड़ देते हैं, हमसे तो नहीं टूटता। अंतर क्या है बेटा? वो बचपन से प्रैक्टिस करते हैं। हम जब किसी चीज पर हाथ मारते हैं तो हमारे हाथ का उस बॉडी से कांटेक्ट लगभग 1/20 सेकंड रहता है, लगभग इसलिए कि हर आदमी की फुर्ती अलग अलग है। हमारा हाथ मैं यूं भी मार के हटा लूं तो दोनों हाथों का कांटेक्ट लगभग 1/20 सेकंड तक रहता ही है। लेकिन जो मार्शल आर्टिस्ट होते हैं, बचपन से ट्रेनिंग ले लेकर के अपने हाथ को इतनी जल्दी से अलग कर लेते हैं कि टाइम ऑफ कांटेक्ट को काफी रिड्यूस कर लेते हैं, 30 से 40 गुना कम कर देते हैं। टाइम उनका, टाइम ऑफ कांटेक्ट हमसे 30-40 गुना कम है उनकी प्रैक्टिस के कारण। और यदि टाइम 40 टाइम्स लेस है तो फोर्स 40 टाइम्स ज्यादा डेवलप होगा, तो वो हमसे 40 गुना ज्यादा फोर्स पैदा कर देते हैं। तो ये सारा खेल इंपल्स का है, इंपल्स और कुछ नहीं, फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट है मेरे बालक। इंपल्स इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। अच्छा, एक रूल है जो आपने शायद वीडियोस में पढ़ा भी होगा या पढ़ोगे भी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए, तो टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट, यानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। ये कहां से आया ये बता रहा हूं मैं। इस पर कम से कम 20 न्यूमेरिकल, 20-25 न्यूमेरिकल बनते हैं, और 11th में यदि ये चैप्टर आएगा लॉज ऑफ मोशन, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में न्यूमेरिकल गारंटेड आएगा। थोड़ा सा भी स्टैंडर्ड का पेपर बनाते हैं स्कूल में तो। और बेटा क्लास 1 भी मत मिस करना। मैं हमेशा बच्चों से एक बात कहा करता हूं, यदि तरक्की करनी है तो पहले आसान पढ़ो, फिर मुश्किल पढ़ो, फिर और मुश्किल पढ़ो। एक मैं तुम्हें बात बताता हूं, तुम सर्च करना नेट पर, एक आदमी ऐसा है जो पूरे बड़े बैल को कंधे पे उठा के जीने में चढ़ जाता है, पूरे बड़े बैल को। इसका पढ़ाई से संबंध है इसलिए बता रहा हूं। पूरे बड़े बैल को कंधे पे उठा के जीने पे चढ़ जाता है।
तो सारे रिपोर्टर उसके पास पहुंचे कि भाई साहब ये आप कैसे कर लेते हो। तो उसने कहा कि जब ये पहले दिन बछड़ा पैदा हुआ तो ये छांव में पड़ा था, तो मेरी माँ ने कहा इसे ले जाकर के ऊपर धूप में लेटा दे। हल्का सा था, मैंने 2 पैर इधर से पकड़े, 2 इधर से पकड़े, कंधे पे डाल करके छत पे ले गया। अगले दिन फिर मैं इसे ले गया, मैंने सोचा कल और आज में 10-20 ग्राम ही तो वजन बढ़ा होगा, जब कल ले गया तो आज भी ले जाऊंगा। फिर तीसरे दिन मैंने उसे उठाया कि भाई कल और आज में 10-20 ग्राम ही तो वजन बढ़ा होगा, फिर इसे ले गया। धीरे धीरे बैल को भी आदत पड़ गई, मुझे देखते ही यूं पैर जोड़ के लेट जाता है कि ये तो उठा के ले जाएगा, ज्यादा भाग दौड़ नहीं करता। हर रोज मैं यही सोचता रहा कि 20 ग्राम ही तो वजन बढ़ा होगा, और पता ही नहीं चला ये कब पूरा बैल बन गया। अब इस बात का पढ़ाई से क्या संबंध है? यदि वो आदमी सीधे बड़े बैल को उठाता तो क्या वो छत पे ले जा सकता था? जवाब है इम्पॉसिबल। यही गलती बच्चे करते हैं, हर अधिकतर बच्चे जिनका टारगेट है इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, सीधे 11th में आए सबसे पहले सर एचसी वर्मा सॉल्व कर लूं, सर इरोडोव सॉल्व कर लूं, मतलब सीधे बड़े बैल उठाना है। और फिर होता क्या है, जब क्वेश्चन होते आते नहीं तो होपलेस हो जाते हैं कि यार मेरे बस की तो पढ़ाई नहीं है, मैं तो बिल्कुल नाकारा हूं। और अरे भैया बछड़ा उठाओ पहले, फिर धीरे धीरे बड़ा करो। यानी कि तुम पहले इजी पढ़ो, फिर आसान न्यूमेरिकल करो, फिर टिपिकल न्यूमेरिकल करो, फिर टिपिकल न्यूमेरिकल करो। एक दिन तुम आईआईटी से ऊपर के लेवल के क्वेश्चन भी करने लगोगे और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। हर रोज यही तो सोचोगे कि कल से थोड़ा ही तो टिपिकल था। तो भाई मैं कभी बात नहीं करता, लेकिन आज मेरा मन कर रहा था कि तुम्हें गाइड कर दूं। क्यों मैं ये सब आसान आसान चीजें भी बता रहा हूं, मैं सब बताता हूं। धीरे धीरे अब टफ होता जाएगा, एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है। कल का पोर्शन इससे थोड़ा ऊपर का आएगा, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मैं ये बता रहा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यदि किसी बॉडी पर बाहर से फोर्स ना लगाया जाए तो उसका मोमेंटम, टोटल मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। कैसे? फोर्स क्या होता है? तो जवाब है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। मैं कह रहा हूं कि नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, यानी उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया गया, बाहर से फोर्स नहीं लगाया गया, तो फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, तो फिर डेल्टा पी अपॉन टी जीरो। टाइम को जीरो में मल्टीप्लाई कर दो तो डेल्टा पी जीरो, और डेल्टा पी क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जीरो। यानी कि बेटा फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। यही है हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। यदि कोई बाहर से फोर्स ना लगाया जाए तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होते हैं। इसका मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी देता हूं। तुमसे कहेंगे एक बॉल, मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। एक 2 kg की बॉल 10 मीटर पर सेकंड से जा रही थी और एक 3 kg की बॉल 2 मीटर पर सेकंड से या 5 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। ये 2 बॉल है। ये पिक्चर है टक्कर होने से पहले। अब वो कहते हैं ये बॉल इससे टकरा गई। यदि टकराने के बाद 2 kg की बॉल की वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड हो गई तो 3 kg की बॉल की वेलोसिटी क्या होगी? दिस इज द पिक्चर बिफोर कोलिजन, दिस इज द पिक्चर आफ्टर कोलिजन। कोलिजन से पहले ये बॉडी इस वेलोसिटी से जा रही थी और ये बॉडी इस वेलोसिटी से जा रही थी। टक्कर होने के बाद इसकी वेलोसिटी बदल के इतनी हो गई तो इसकी कितनी हो गई? देख यहां 2 चीजें हैं। यदि 2 चीजें आपस में एक दूसरे पे फोर्स लगाए तो वो तो इंटरनल फोर्स कहलाता है। 2 बच्चे लड़ रहे हैं, इसने उसके घूसा मारा, उसने इसके घूसा मारा, इसने उसके थप्पड़ मारा, उसने इसके थप्पड़ मारा, ये उनका इंटरनल मैटर है। बाहर से तीसरा पहलवान आया,
उसने आकर के दोनों के रैपट मार दिया, ये एक्सटर्नल फोर्स है। यहां ये दो चीजें टकराएंगी। यदि ये इस पर कोई फोर्स लगाएगा या ये इस पर कोई फोर्स लगाएगा, वो एक इंटरनल मैटर है, वो एक इंटरनल मैटर है। मैंने जाकर के बाहर से इस पे हाथ मार दिया तो वो एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, मैंने इस पर हाथ मार दिया तो वो एक्सटर्नल फोर्स होगा। यहां कोई भी बाहर से तीसरी चीज नहीं आई है जिसने इस पर या इस पर फोर्स लगाया हो, तो यानी कि एक्सटर्नल फोर्स जीरो है। यदि एक्सटर्नल फोर्स जीरो होता है तो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम बराबर होते हैं। तो मैं लिखूंगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अब इनिशियल मोमेंटम, सिस्टम का मतलब ये दोनों मिला के सिस्टम कहलाएंगे। तो इनिशियल मोमेंटम इसका कितना था, 2 × 10 मास इंटू वेलोसिटी, प्लस इसका कितना था, 3 × 5 मास इंटू वेलोसिटी। ये कहलाएगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम 2 × 3 मास इंटू वेलोसिटी प्लस 3 × v। वेलोसिटी निकालनी है इसकी, तो ये क्या है, उन दोनों का इनिशियल मोमेंटम, और ये क्या है, उन्हीं दोनों का फाइनल मोमेंटम। यानी पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। इसे सॉल्व करके v निकाला जा सकता है, कैलकुलेशन आप करना, v निकाला जा सकता है, निकाल लेना, v की वैल्यू आ जाएगी। तो ये मैंने एक उदाहरण दिया है, इस तरह के टिपिकल एग्जांपल्स भी आएंगे आगे, ठीक है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो पढ़ा, जितने रब कर रहा हूं, जरा फटाफट क्विक रिकैप दिलवाता हूं। शुरुआत मैंने जो करी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन से करी। जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगाया जाए तो जो बॉडी जिस स्पीड से जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी, ये है इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। If no external force is applied, if the body is at rest, it tries to remain at rest, and if it is moving, it tries to continue moving with the same speed in the same direction. दूसरा रूल, सेकेंड लॉ, मैंने बताया कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन सेकेंड लॉ नहीं है, सेकेंड लॉ की हेल्प से निकला हुआ एक फॉर्मूला है। सेकेंड लॉ क्या है, यदि सामान्य भाषा में बात करें, एक सेकंड में बदलने वाला मोमेंटम ही फोर्स है। अब लिख के तो आओगे नहीं एक सेकंड में बदलने वाला, इसे टेक्निकली बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो सेकेंड लॉ क्या है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये हो गया। फिर फोर्स का फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन टी बता दिया, डीपी बाई डी बता दिया, बस रिवाइज सा कर रहे हैं। फिर मैंने इंपल्स बताया, इंपल्स दरअसल चेंज इन मोमेंटम का दूसरा नाम है। चेंज इन मोमेंटम ही इंपल्स है, लेकिन चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स इनटू टाइम, तो फोर्स इनटू टाइम ही इंपल्स है। जिससे मैंने ये एस्टेब्लिश किया, जिस घटना में ज्यादा समय लगेगा वहां फोर्सेस कम डेवलप होंगे, और जिसमें फोर्स टाइम कम लगेगा उसमें फोर्सेस ज्यादा डेवलप होंगे। लास्ट में आते आते मैंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बताया कि यदि बाहर से कोई तीसरी बॉडी फोर्स ना लगाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना हो, और दो चीजें टकरा जाए, तो उनका इनिशियल मोमेंटम उनके फाइनल मोमेंटम के बराबर होता है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। लेकिन इनिशियल में भी दोनों का मोमेंटम जोड़ना पड़ेगा और फाइनल में भी दोनों का मोमेंटम जोड़ना पड़ेगा। और मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है बेटा, फोर्स इनटू टाइम। अब आता है सेकंड लॉ, ये एग्जाम में बहुत पूछते हैं। सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन। प्रूव करिए कि जो सेकंड लॉ है ना, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम वाला,
जिसकी हेल्प से आपने निकाला था फोर्स इज इक्वल टू एम में। यही असली लॉ है भाई। असली लॉ, रियल लॉ का मतलब क्या है? सेकंड लॉ यदि सही है तो फर्स्ट लॉ भी प्रूफ हो जाएगा, और सेकंड लॉ से थर्ड लॉ भी प्रूफ हो जाएगा। यदि एक ही लॉ से दोनों लॉज प्रूफ हो जाए, सेकंड की हेल्प से फर्स्ट को प्रूफ कर दूं और सेकंड की हेल्प से थर्ड को भी प्रूफ कर दूं, तो हम कह देंगे सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। तो ये एग्जाम में जब आएगा कि शो दैट सेकंड लॉ इज रियल लॉ, तो आपको दो चीजें प्रूफ करनी पड़ेंगी। एक सेकेंड, तो मेरे बेटा जब आपको प्रूफ करना होगा कि सेकंड लॉ इज द रियल लॉ, तो दो चीजें प्रूफ करनी होंगी। पहले सेकंड लॉ की हेल्प से फर्स्ट लॉ का प्रूफ, फिर सेकंड लॉ की हेल्प से थर्ड लॉ का प्रूफ। जरा मेरी एक बात बता, फर्स्ट लॉ क्या है? यदि कोई फोर्स ना लगाए तो बॉडी रुकी है तो रुकी रहेगी, और चल रही है तो उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी। तो एक बात बताइए, यदि हम कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, यानी कि फोर्स जीरो, ध्यान से सुनना बेटा, फोर्स जीरो, तो एम वी पहले लिख देता हूं डेल्टा पी अपॉन टी जीरो, चेंज इन मोमेंटम वन टाइम जीरो, सब पे वेक्टर के फॉर्म में लिख रहा हूं, जो वेक्टर है उस पे एरो लगा दिया। चेंज इन मोमेंटम फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम जीरो। टाइम को राइट साइड में जीरो में मल्टीप्लाई कर दो तो बचेगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जीरो, यानी कि बेटा फाइनल मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम होता है मास इंटू फाइनल, और इनिशियल मोमेंटम होता है मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। मास से मास कट गया। ये रिजल्ट मुझे कुछ कहता है, यदि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं तो फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, यानी जिसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो है फाइनल वेलोसिटी भी जीरो होगी, यानी रुका है तो रुका ही रहेगा, और फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के बराबर होगी, यानी चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। हो गया प्रूफ। आपने प्रूफ कर दिया कि यदि फोर्स ना लगाए बाहर से कोई, तो रुका है तो रुका ही रहेगा, u जीरो है तो v भी जीरो होगा, और चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। तो यानी कि फर्स्ट लॉ, जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, उसको सेकंड लॉ से निकाला जा सकता है। सेकंड लॉ से शुरू करके मैंने फर्स्ट लॉ का प्रूफ कर दिया। अब आता है, अच्छा एक सलाह और दूंगा, अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स की बात अलग होती है अपनी लैंग्वेज में। मैं जो आपको नोट्स देता हूं वो सपोर्ट के लिए है, लेकिन एग्जाम में आप उसकी लैंग्वेज थोड़ी लिखोगे, आप अपनी लैंग्वेज लिखोगे। आज तो लाइट ने दुखी कर दिया बार बार। आप अपनी लैंग्वेज लिखोगे, तो मेरी सलाह है कि कोई भी वीडियो देखो, क्योंकि एग्जाम में आपके काम ये वीडियोस आएंगे। टीचर सामने दोबारा खड़ा होकर पढ़ा रहा है, इससे बड़ी बात क्या है? जब भी एग्जाम आए वीडियोस मांगो और रिवाइज करो। तो मेरी सलाह ये है कि एक अलग से रजिस्टर बना करके उस पर अपने हाथ से भी लिखा करो। जब अपने हाथ से लिखने में दिक्कत आएगी कैसे लिखा जाए, तो फिर मेरे नोट्स की हेल्प लो, फिर अपने हाथ से लिखो। अब आता है सेकंड लॉ की। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर ये लास्ट वाला स्टेप दोबारा समझा दो। यहां के बाद? हाँ जी सर। मुझे बताओ फाइनल मोमेंटम क्या होगा? मास इनटू फाइनल वेलोसिटी यानी एमवी। ठीक है सर। और इनिशियल मोमेंटम होगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी यानी एमयू। एमयू। ठीक है सर। एम कट गया। हाँ जी सर। तो v इज इक्वल टू यू। हाँ जी सर। यदि u जीरो तो v भी जीरो। हाँ। तो रुका है तो रुका ही रहेगा। ठीक है सर। और u 2 मीटर पर सेकंड तो v भी 2 मीटर पर सेकंड, तो चल रहा है तो उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। ठीक है सर। सर अब सर हम इसे ऐसे भी तो प्रूफ कर सकते हैं, ma इक्वल्स टू 0। मैंने आपको क्या बताया बेटा? 9 10 को थोड़ा सा भूलना पड़ेगा। मैंने कहा था ma इज नॉट सेकंड लॉ, ma इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सेकंड लॉ।
यदि एग्जाम में कहा गया स्टार्टिंग फ्रॉम सेकंड लॉ प्रूव इट, तो मैंने सेकंड लॉ की डेफिनेशन क्या बताई है? क्या मैंने एफ इक्वल टू एम ए को सेकंड लॉ बोला? नहीं, मैंने नहीं कहा, क्या बोला बेटा? सर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज अ फोर्स। तो शुरुआत रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से ही करनी चाहिए। अब कहीं न्यूमेरिकल कर रहे हो तो एफ इक्वल टू एम ए को हम कई बार बोल देते हैं सेकंड लॉ, जबकि वो सेकंड लॉ की हेल्प से निकला हुआ सिर्फ एक फॉर्मूला है मेरे लाल। चलो अब आता है सेकंड लॉ की हेल्प से थर्ड लॉ का प्रूफ। भाई साहब लाइट एक तरफ ही रह लो। चलिए बेटा, अब आता है सेकंड लॉ की हेल्प से थर्ड लॉ का प्रूफ। मान लो बेटा ये दो बॉडी है, पहली बॉडी M1, दूसरी बॉडी M2। शुरू में रेस्ट पर थी, ध्यान से समझना आप, ध्यान से, तसल्ली से, इत्मीनान से। अचानक जैसे दो दोस्त है बैठे हुए थे, अचानक इसने इस पे टक्कर मार दी F1 फोर्स से, और इसने रिएक्शन लगा दी F2 फोर्स से। उसने इस पर फोर्स लगा दिया F1, इसने उस पर फोर्स लगा दिया F2। तो F1 कहलाएगी एक्शन, F2 कहलाएगा रिएक्शन। मुझे प्रूफ करना है कि एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन। ध्यान रहे, तभी मैंने पहले ही पढ़ा दिया था कि ये जो दोनों बॉडीज एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगी वो इंटरनल फोर्स है। यदि बाहर से कोई तीसरा आकर के इस पे मार दे तो वो एक्सटर्नल फोर्स है। यहां एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, और यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो जैसे कि मैंने पढ़ाया, एरो का साइन जरूर लगाना, वेक्टर का साइन, क्योंकि डायरेक्शन भी हमें बतानी है। यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बराबर होंगे। समझ रहे हो? यस तो सर। समझ गए? तो कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो बेटा यदि एक्सटर्नल फोर्स ना लगाए तो टोटल चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम इज 0। टोटल चेंज इन मोमेंटम बाय फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। जब हमने फोर्स नहीं लगाया तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम 0। टी को 0 में मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इज 0। टोटल चेंज इन मोमेंटम का मतलब चेंज इन मोमेंटम ऑफ फर्स्ट प्लस चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकंड इज 0। भाई जब हम टोटल कहते हैं तो फर्स्ट वाले का भी होता है और सेकंड वाले का भी। एक्सटर्नल फोर्स, मेरी बात सुन, यदि मैं एक्सटर्नल लिखूं तो ये गलत है, आपस में तो फोर्स लगा ही रहे हैं। बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा है तो एक्सटर्नल फोर्स 0। तो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम 0। टाइम को 0 में मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल चेंज इन मोमेंटम 0। टोटल चेंज इन मोमेंटम यानी पहले का चेंज इन मोमेंटम प्लस दूसरे का चेंज इन मोमेंटम। अब सेकंड लॉ के हिसाब से फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। सेकंड लॉ के हिसाब से एफ इज इक्वल टू एम में नहीं है, फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स इनटू टाइम। टाइम पे एरो मत लगा देना, टाइम स्केलर है। चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स इनटू टाइम। तो यदि मैं कहता हूं पहले वाले पर चेंज इन मोमेंटम बताओ, तो पहले वाले ने जो फोर्स लगाया इनटू टाइम। दूसरे का चेंज इन मोमेंटम बताओ, तो जो दूसरे ने फोर्स लगाया इनटू टाइम। भाई पहले ने दूसरे पे फोर्स लगाया, दूसरे ने पहले पे फोर्स लगाया, इज इक्वल टू 0। टाइम कॉमन आके 0 के नीचे चला गया तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसे दोबारा भी बता दूंगा, यानी F1 वेक्टर इज इक्वल टू निगेटिव F2 वेक्टर। F1 को मैंने नाम दिया था एक्शन, जो इसने लगाया था, और जो उसने लगाया था उसे दिया था रिएक्शन, तो माइनस रिएक्शन। जिस बच्चे ने वेक्टर की पहली वीडियो ढंग से पढ़ी है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का निगेटिव कब होता है? जब वो इक्वल एंड अपोजिट हो।
यस सर। यानी कि एक्शन और रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो एक क्विक रिकैप, मेरे बेटा मन लगा करके समझ। अब बाकी वीडियो का क्या है, वीडियो दोबारा मांगोगे फिर दे दूंगा, मान लो किसी को कंफ्यूजन है रात में फिर देख लेना, फिर दिक्कत आए फिर पूछ लेना व्हाट्सएप पे। लेकिन एक बार तो पक्का करो, दो बॉडी शुरू में रेस्ट पर थी, अचानक M1 ने M2 पर फोर्स लगा दिया F1, जवाब में M2 ने M1 पर फोर्स लगा दिया F2, उसने लगाया F1, इसने लगाया F2, F1 है एक्शन, F2 है रिएक्शन। एक्सटर्नल फोर्स कोई है नहीं, बाहर से कोई तीसरी बॉडी आई नहीं फोर्स लगाने, तो एक्सटर्नल फोर्स 0, तो चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम 0। टाइम को 0 में मल्टीप्लाई कर दिया तो चेंज इन मोमेंटम, टोटल चेंज इन मोमेंटम 0, और टोटल चेंज इन मोमेंटम यानी पहले का चेंज इन मोमेंटम प्लस दूसरे का चेंज इन मोमेंटम 0। चेंज इन मोमेंटम होता है फोर्स इनटू टाइम, तो पहले का चेंज इन मोमेंटम F1 इंटू टी, दूसरे का चेंज इन मोमेंटम F2 इंटू टी। हर वेक्टर क्वांटिटी पे एरो लगाना, यदि एग्जाम में आ जाए शो दैट सेकंड लॉ इज रियल लॉ ऑफ मोशन, तो होगा यही प्रूफ, वेक्टर क्वांटिटी पे एरो लगेगा। टी को कॉमन लाके 0 के नीचे फेंक दिया तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर 0, तो F1 आ गया माइनस F2 वेक्टर के। और मैंने बताया था F1 है एक्शन, F2 है रिएक्शन, तो एक्शन इज इक्वल टू नेगेटिव रिएक्शन। आखिरी बात, कोई वेक्टर दूसरे का नेगेटिव कब होता है, जब वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, और रिएक्शन इक्वल है। यानी कि आपने थर्ड लॉ का प्रूफ कर दिया कि एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट टू रिएक्शन, तो सेकंड लॉ का प्रयोग करके भाई ये जो चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम का फॉर्मूला था, ये सेकंड लॉ ही तो था, इसकी हेल्प से एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट प्रूफ कर दिया। यानी सेकंड से थर्ड का प्रूफ हो सकता है। अभी 5 मिनट पहले सेकंड लॉ से फर्स्ट लॉ का प्रूफ कर दिया था। जब सेकंड से फर्स्ट का प्रूफ भी हो सकता है, सेकंड से थर्ड का प्रूफ भी हो सकता है, तो सेकंड लॉ इज द रियल लॉ। आया समझ में? यस सर। सबको? यस सर। तो यस सर। यस सर। कुछ पूछना है बेटा? आवाज क्लियर नहीं आ रही है आज, पता नहीं क्या नो सर। नो फिलहाल सर, हाँ बोलो। कुछ नहीं पूछना, समझ में आ गया। आ गया। तो आज मैं ये वीडियो यहीं रोक रहा हूं, और आज मैं एक्स्ट्रा पढ़ने को कोई वीडियो नहीं दे रहा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो मैंने 7 वीडियो दी थी उन्हें पहले पक्का करके कमांड पूछो, तभी आगे देने से फायदा है। मैं चाहता हूं रोज 1 घंटा लाइव हो और 1 घंटा एक्स्ट्रा वीडियो पढ़ी जाए, लेकिन आज नहीं दे रहा हूं। आज उसे करो और ज्यादा से ज्यादा इसे रिवाइज करो। फिलहाल के लिए बाय बाय। थैंक यू सर। बाय बाय सर, थैंक यू सर। बेटा थैंक यू सर। ओके बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर।